हेलो एवरीवन, वेलकम यू आर्ट्स अकेडमी ट्रिपल ए। माय नेम इज़ अंकुर वर्मा। आज की क्लास में हम जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। इसका जो फर्स्ट टॉपिक क्या है, व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम, कि सोवियत सिस्टम क्या था। दैट मीन्स कि सोवियत सिस्टम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें थी, ये हमने बात की। अब आज की क्लास का जो हमारा सब टॉपिक है वो है ड्रॉबैक्स ऑफ सोवियत सिस्टम। प्रीवियस क्लासेस में हमने सोवियत सिस्टम की स्टार्टिंग के ऊपर डिस्कस किया कि सोवियत सिस्टम की स्टार्टिंग कैसे हुई, और इसके साथ साथ इसके फीचर्स के ऊपर भी डिस्कस किया कि इसके कौन कौन से फीचर्स है सोवियत सिस्टम के। बट नाउ इन दिस क्लास वी डिस्कस व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ सोवियत सिस्टम, कि सोवियत सिस्टम के कौन कौन से ड्रॉबैक्स थे। ड्रॉबैक्स मतलब हम कह सकते हैं कमियाँ, या फिर उसमें कौन कौन सी लैकनेस थी, इसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे फर्स्ट अगर हम इसके बात करें तो सबसे फर्स्ट जो इसके अंदर सोवियत सिस्टम के अंदर जो लैकनेस थी या फिर जो ड्रॉबैक था वो क्या था, वो ये था कि सोवियत सिस्टम बिकेम वेरी ब्यूरोक्रेटिक एंड ऑथोरिटेरियन। इसमें क्या कहने की कोशिश करता है कि जो सोवियत सिस्टम था वो धीरे धीरे क्या बनता चला गया, ब्यूरोक्रेटिक बनता चला गया। ब्यूरोक्रेटिक मतलब क्या होता है, ब्यूरोक्रेटिक दैट मीन्स कि यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेटिक से पहले आपको एक वर्ड इसमें समझना है, ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी क्या होता है, ब्यूरोक्रेसी मतलब अगर हम सिंपल बात करें तो जो टॉप लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उनको काउंट किया जाता है ब्यूरोक्रेसी के अंदर। जो टॉप लेवल के एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम इसको समझे तो आईएएस हो गया, जैसे आईपीएस हो गया, तो इनको हम किस में रखते हैं, इनको हम रखते हैं भाई ब्यूरोक्रेसी के अंदर। तो अब सोवियत सिस्टम के अंदर था क्या, ध्यान से समझना। तो सोवियत सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी की चलती थी, और वो कौन सी पार्टी थी, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन, CPSU, जो वहाँ पे पार्टी थी। अब पार्टी है तो पार्टी के अंदर होंगे कौन, सारे के सारे मिनिस्टर्स होंगे या ऑफिसर्स होंगे, वही सारा का सारा काम करेंगे। अब मिनिस्टर और ऑफिसर्स ने क्या किया, पूरे के पूरे कंट्री या पूरे के पूरे USSR पे अपना कंट्रोल करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से सोवियत सिस्टम के अंदर मतलब कि पूरे की पूरी हर जगह अब सारा का सारा काम करवाता कौन था, सारा का सारा जो सोवियत यूनियन के अंदर जो वर्क होता था वो कम्युनिस्ट पार्टी के जो ऑफिसर्स होते थे वही कराते थे, उसके अलावा तो और कोई करा नहीं सकता था। तो सेम एज इट इज सोवियत सिस्टम बिकेम वेरी ब्यूरोक्रेटिक, मतलब कि उसमें क्या होने लगा, मतलब कि ज़्यादातर ऑफिसर्स का कंट्रोल होने शुरू हो गया, वो भी किसमें, सोवियत सिस्टम के अंदर। तो इसमें यही कहता है, इसलिए कहता है कि जो सोवियत सिस्टम था वो धीरे धीरे ब्यूरोक्रेटिक होने लगा, मतलब वहाँ पे ऑफिसर्स की ज़्यादा चलने लगी। और इसके साथ साथ ऑथोरिटेरियन मतलब क्या होता है, ऑथोरिटेरियन मतलब होता है कि जो ये ब्यूरोक्रेटिक्स थे ये सिर्फ अपनी पावर का इस्तेमाल ज़्यादा करने लगे हर एक फील्ड के अंदर, चाहे वो मेन ट्रेड की फील्ड है, बिजनेस की है, या फिर मेन पावर या कोई भी फील्ड है। तो वहाँ पे लोगों के लिए कोई वैल्यू नहीं रही, मतलब कि लोगों की जो वैल्यूज़ थी, जो लोगों के लिए इक्वालिटी या सर्विस देने की बात थी सोशलिज्म की, वो धीरे धीरे क्या होने लगी, ख़त्म होने लगी। वो भी कहाँ पे, सोवियत सिस्टम के अंदर। तो सबसे पहला इसका ड्रॉबैक यही था कि सोवियत सिस्टम के अंदर जो ब्यूरोक्रेटिक्स थे, मतलब जो ऑफिसर्स थे, वो ज़्यादा क्या होने लगे, ऑथोरिटेरियन होने लगे, मतलब अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने लगे। ये सारी चीज़ें होना शुरू हो गई। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सेकंड पॉइंट कहता है लैंड एंड प्रोडक्टिव एसेट्स। लैंड क्या है, एक तरह का एसेट है। अब एसेट और लाइबिलिटी क्या होते हैं, एक बार इसको भी हम समझ लेते हैं। एसेट्स क्या होते हैं, एसेट्स मतलब वो चीज़ें जो आपको क्या करती हैं, प्रॉफिट जनरेट करके देती है। फॉर द एग्जांपल लाइक सपोज करो आपने 10 लाख रुपीस का एक लैंड को बाय किया, एक ज़मीन खरीदी, तो अब आफ्टर 1 ईयर क्या इस लैंड की वैल्यू 1 लाख 10 लाख की 10 लाख ही रहेगी, नहीं, ये 11 भी हो सकती है, और इसके साथ साथ ये 12 और यहाँ तक कि ये 15 लाख भी हो सकती है। तो आपने क्या किया, एक पैसे को, अपने मनी को इन्वेस्ट किया, और वो भी कहाँ पे किया, एक ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट किया जिससे क्या जनरेट हुआ, आपको प्रॉफिट जनरेट हुआ। तो जब भी हम ऐसी जगह पैसे इन्वेस्ट करते हैं जहाँ से हमें पैसे बढ़ते हैं हमारे, तो उसको हम क्या कहते हैं, उन सारी चीज़ों को एसेट कहा जाता है।
फॉर द एग्जाम्पल एसेट्स में सबसे पहले मैंने आपको बताया, तो एसेट के एग्जाम्पल्स में आगे जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल लैंड, इसके साथ साथ मान लीजिए आपने कोई एक टैक्सी बाय कर ली, और एक और एग्जांपल ले लेते हैं जैसे कंपनी हो गई, कोई कंपनी के उसके आपने शेयर्स बाय कर लिए, तो ये किस में काउंट हो जाते हैं, ये सारे के सारे। और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं जैसे कमोडिटी हो गया, जैसे कि गोल्ड हो गया, तो गोल्ड की भी वैल्यू आपने मान लीजिए आज 1 लाख का आपने गोल्ड को बाय किया, और आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर 5 ईयर इस गोल्ड की वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियस बात है इंक्रीज होगी। तो इनको हम क्या कहते हैं, एसेट कहते हैं। सेम एज इट इज यहाँ पे लैंड को एसेट कहा गया, और प्रोडक्टिव एसेट दैट मीन इंडस्ट्रीज की बात हो रही है, क्योंकि इंडस्ट्री क्या करती है, प्रोडक्शन करती है। तो इसमें कहता है कि जो लैंड थे और उसके साथ जितनी भी इंडस्ट्रीज थी, उन सभी को ऑन और कंट्रोल जो करता था वो कौन करता था, सोवियत स्टेट्स करते थे। मतलब कि जो सोवियत सिस्टम के अंदर जो ऑफिसर्स होते थे, जो सीपी, जो कम्युनिस्ट पार्टी जो उसके ऑफिसर्स थे, वो किसको कंट्रोल करते थे, वो एक तो लैंड को कंट्रोल करते थे, और इसके साथ जितने भी प्रोडक्टिव एसेट्स थे, मतलब कि दैट मीन्स जिसको हम कह सकते हैं इंडस्ट्रीज थी, उन सभी को कंट्रोल कौन करते थे, सोवियत स्टेट्स करते थे। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, अब जो लोगों की लाइफ थी वो काफ़ी डिफिकल्ट होती चलेगी। क्यों? क्योंकि एक तो जो मेन सोवियत जो सिस्टम थे, उसके जो ऑफिसर्स थे वो बहुत ज़्यादा ऑटोक्रेटिक होने लगे, मतलब अपनी मर्जी का चलाने लगे, और इसके साथ साथ जिसकी वजह से जो लाइफ ऑफ सिटीजन्स थी स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छी थी, लेकिन धीरे 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 उनकी लाइफ क्या होगी, बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी, उनकी डिफ़िकल्टीज आने लगी उनकी लाइफ में। और क्या क्या था मेन जिसकी वजह से उनकी लाइफ डिफ़िकल्टीज आने लगी, तो फर्स्ट रीज़न की बात करें तो इसमें कह सकता है लैक ऑफ डेमोक्रेसी, कि वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं थी। क्यों नहीं थी भाई? क्योंकि एक ही पार्टी थी, ऑपोजिशंस को सारा मना कर रखा था, जितने भी मेकर्स थे सोवियत सिस्टम के। तो उन्होंने क्या किया, सिर्फ एक ही पार्टी को डोमिनेंस दिया, और वो कौन सी पार्टी थी, वो पार्टी थी मेन कम्युनिस्ट पार्टी थी। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी का हमें डोमिनेंस देखने को मिलता है, और वो कौन सी पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी। तो सेम एज इट इज़, जब वहाँ पे लोगों को कोई भी बोलने की स्पीच नहीं होती थी, कुछ भी काम करने की स्पीच नहीं होती थी, मतलब चॉइस भी नहीं, मतलब कोई भी अपना बिजनेस भी नहीं कर सकते थे, तो यहाँ पे जो जिसकी वजह से लोगों की लाइफ ख़राब होती चली गई, वो क्या था, लैक ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब कि डेमोक्रेसी की कमी थी। अब डेमोक्रेसी क्या होता है, सिंपल अगर हम बात करें तो रूलिंग बाय पीपल, उसको हम क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं। तो यहाँ पे रूलिंग तो करने वाले तो है, कौन है, कम्युनिस्ट पार्टी। तो लेकिन यहाँ पे लोग चूज नहीं कर सकते ना उसको, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ही थी। तो डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट चॉइसेस, तो यहाँ पे चॉइसेस नहीं थी लोगों के पास। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी थी, और क्योंकि मेकर्स ने एक ही पार्टी को बनाया। तो लैक ऑफ डेमोक्रेसी हमें देखते हैं कहाँ पे देखते हैं, सोवियत यूनियन के अंदर, जिसकी वजह से लोगों की लाइफ खराब हुई। और इसके साथ साथ एंड द एब्सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, दैट मीन्स लोगों को अपनी बात भी रखने की आज़ादी नहीं थी, कि लोग अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ भी बोल भी नहीं सकते थे। अगर उनको कभी कभार शो भी करना होता तो वो कार्टून का यूज़ करते थे, इसकी वजह से मतलब वो करते थे, लेकिन एक्चुअल में उनको कोई भी बोलने की कोई भी फ्रीडम नहीं होती थी, कि आप जो पार्टी है उसके अगेंस्ट में बोलो, उसके ऑफिसर्स के अगेंस्ट में बोलो, इस तरह का कोई भी तरीका नहीं था। नेक्स्ट थिंग क्या कहता है, यहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी सिस्टम था, वो हमने पहले ही पढ़ लिया, वन पार्टी सिस्टम। अगर पार्टी सिस्टम्स की बात करें तो बेसिकली 3 तरह के होते हैं, वन पार्टी सिस्टम, बाय पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम। और वन पार्टी सिस्टम में क्या होता है, पूरी कंट्री के अंदर सिर्फ एक ही पार्टी होती है। इसके साथ साथ बाय की बात करें तो बाय में 2 पार्टी होती है पूरी कंट्री के अंदर, और मल्टी की बात करें तो मल्टी के अंदर लाइक बहुत सारी पार्टीज होती हैं, जैसे कि इंडिया। तो इंडिया इज अ एग्जांपल ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कई सारी पार्टीज, फॉर द एग्जांपल बीजेपी, आम आदमी पार्टी, बीएसपी और इसके साथ कांग्रेस। तो दीज आर, जब 2 से ज़्यादा होती है तो उसको हम मल्टी पार्टी सिस्टम कहते हैं। 2 पार्टी सिस्टम में अगर हम बात करें तो यूएस आ सकता है। यूएस की बात करें तो यूएस में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन है। और वन पार्टी सिस्टम तो आपको पता ही है, जैसे कि चाइना भी वन पार्टी सिस्टम ही है, सेम एज इट इज़। वैसे ही मेन यूएसएसआर में सिर्फ एक ही पार्टी का क्या था, डोमिनेंस था, एक ही पार्टी थी, और वो कौन सी थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन। अब इस पार्टी का क्या था, इस पार्टी ने मेन पूरे सोवियत यूनियन पे तो यही पार्टी थी, ऑब्वियस सी बात है। तो पूरे के पूरे जितने भी इंस्टीट्यूशंस होंगे उस पर भी किसका कंट्रोल होगा,
ऑब्वियसली बात है कम्युनिस्ट पार्टी का ही होगा। इंस्टीट्यूशंस लाइक एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, तो मतलब पूरे के पूरे सोवियत यूनियन के जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे उन सभी इंस्टीट्यूशंस पे सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी का कंट्रोल था, और वो कौन सी पार्टी थी? कम्युनिस्ट पार्टी। एंड अनअकाउंटेबल द पीपल। अब इसमें कहता है कि जो ये ठीक है भाई कि हमने मान लिया चलो कम्युनिस्ट पार्टी का पूरा कंट्रोल था, वो भी किस पे था? जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे, बिल्कुल सही बात है। और इसके साथ साथ ये अनअकाउंटेबल थी। अनअकाउंटेबल मतलब क्या होता है? अनअकाउंटेबल हम कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबल। अनअकाउंटेबल मतलब गैर जिम्मेदार, लोगों के लिए मतलब कुछ भी करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं थी, मतलब कि वो कोई भी एक्शन लेती थी लेकिन वो उस एक्शन की सफाई देने के लिए लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं थी। अनअकाउंटेबल थी, गैर जिम्मेदार, जैसे हम कह सकते हैं कि मतलब वो कोई भी काम कर सकती थी बट उसे लोगों की पूछने की ज़रूरत नहीं होती थी, और ना ही उसे लोगों को सफाई देने की ज़रूरत होती थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि लोगों को फ्रीडम टू स्पीच ही नहीं दे रखी थी, ना लोग पूछ सकते थे और ना ही ये बताते थे। तो इसमें यही कहता है कि यहाँ पे सोवियत यूनियन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें एक ही पार्टी देखने को मिलती है, और वो कौन सी? कम्युनिस्ट पार्टी। तो कम्युनिस्ट पार्टी का पूरा कंट्रोल था, वो भी किस पे कंट्रोल था? जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे उन सभी इंस्टीट्यूशंस पे। इंस्टीट्यूशंस अगर हम बात करें तो इसको हम ऑर्गेनाइजेशंस भी कह सकते हैं, उन सभी पे कंट्रोल था कम्युनिस्ट पार्टी का। इसके साथ साथ यही कम्युनिस्ट पार्टी अकाउंटेबल भी नहीं थी, वो भी किसके लिए? अपने लोगों के लिए, मतलब रिस्पॉन्सिबल नहीं थी, जिम्मेदार नहीं थी कि वो कुछ भी बोले अपने लोगों की, मतलब उनको फ्रीडम दे या कुछ भी किसी तरह की। वो अपनी मर्जी से कम्युनिस्ट पार्टी कोई भी फैसला ले रही है तो फिर वो ले रही है, उसको कोई भी पूछने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ मैं लोगों से पूछूं, अपने जनता से पूछूं, नहीं। और ना ही वो किसी भी तरह के कोई भी जवाब देने के लिए, क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। अगली बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं द 15 रिपब्लिक्स दैट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूटेड द यूएसएसआर। आपको ये पता ही होगा कि जो यूएसएसआर था वो 15 कंट्रीज से मिलके बना था। कितनी कंट्रीज से मिलके बना था? 15 कंट्रीज से। ऑब्वियस, ठीक है, तो 15 कंट्रीज से मिलकर बना। कौन बना? यूएसएसआर बना। बट उन 15 कंट्रीज में जो सबसे ज़्यादा दबदबा था या सबसे ज़्यादा डोमिनेंस था वो सिर्फ और सिर्फ किसका था? रशिया का था। तो वहाँ पे अगर हम बात करें तो 15 कंट्रीज से मिलकर तो बना था, मतलब 15 कंट्रीज को कंबाइन करके किसको बनाया गया? सोवियत यूनियन को बनाया गया, या यूएसएसआर की फॉर्मेशन की गई। बट लेकिन जो सबसे ज़्यादा 15 कंट्रीज में जो डोमिनेंस देखने को मिलता है वो किसका डोमिनेंस देखने को मिलता है? रशिया का डोमिनेंस देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या कहते हैं। इन द आर्म रेस द सोवियत यूनियन मैनेज टू मैच द यूएस फ्रॉम टाइम टू टाइम बट एट ग्रेट कॉस्ट। अब इसमें क्या कहता है कि अब आर्म रेस, आपको पता ही है कि जब मेन यूएसएसआर और यूएसए के बीच में एक वॉर चल रही थी जिसको हम कहते हैं कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर क्या होती है भाई? अब इसमें थोड़ा सा हम देख लेते हैं। एक तरह की वॉर ही होती है, बट इसमें जो वॉर होती है इसमें एक्चुअल में फाइट नहीं होती है। एक्चुअल में इसमें फाइट नहीं होती है, मतलब कि खून खराबा इस तरह की लड़ाई नहीं होती। यहाँ पे जो वॉर होती है वो होती है मेन आइडियोलॉजी की होती है, आइडियोलॉजी। अब आपको पता ही है कि जो यूएस की जो आइडियोलॉजी है वो डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म है, और जो यूएसएसआर की है वो सोशलिज्म और कम्युनिज्म है। तो ये आइडियोलॉजी की वॉर थी, और इसके साथ मतलब किसकी आइडियोलॉजी कितनी ज़्यादा देशों तक फैल सकती है, जिसकी ज़्यादा फैली वही जीत जाएगा। और इसके साथ साथ एक और चीज़ की वॉर थी आर्म रेस की। आर्म रेस मतलब कि कौन कितने ज़्यादा हथियार बना सकता है। तो इसके चक्कर में अब दोनों के बीच में तो आर्म रेस चल रही है। किसके बीच में चल रही है? एक तो यूएसए के बीच में चल रही है और यूएसएसआर के बीच में चल रही है। भाई दोनों के बीच में लड़ाइयाँ चल रही हैं, वो भी आर्म्स को लेकर, मतलब कौन कितने ज़्यादा हथियार बना सकता है। तो सोवियत यूनियन मैनेज टू मैच द यूएस, मतलब कि मान लीजिए सपोज करते हैं यूएस ने बनाए 10 न्यूक्लियर वेपन्स, तो यूएसएसआर ने क्या किया? यूएसएसआर ने बना दिया भाई 20। तो इसका क्या हुआ? मैच कर पाया ना, कि उसने 10 बनाया तो इसने 20 बना दिए। बिल्कुल सही बात है। तो अब इसमें कहता है कि आर्म रेस दोनों के बीच में हुई। किसके बीच में हुई? यूएसए और यूएसएसआर के बीच में हुई। और सोवियत यूनियन ने या फिर यूएसएसआर ने टाइम टू टाइम उस
आर्म रेस को मैच भी किया, अच्छे से उसको निभाया भी, वॉर भी की, बट लास्ट में जाके उसको बहुत बड़ी इसकी कीमत चुकानी पड़ी। कैसे? मान लीजिए सपोज करें यूएस ने 10 क्या बना दिए, न्यूक्लियर वेपन्स बना दिए। अब यूएसएसआर ने कितने बना दिए? 20 बना दिए, मतलब इससे 10 ज़्यादा बना दिए। तो मतलब इसने क्या किया, इसने जो इसमें लगने वाला जो पैसा है, मतलब कि जो कभी यूएसएसआर क्या करने वाला था, अपने इस जो इन 20 न्यूक्लियर वेपन्स के लिए जो इसने पैसा लगाया, वो कभी उसको एग्रीकल्चर में लगाने वाला था या फिर उसको कभी इंडस्ट्री को लगाने वाला था। लेकिन उसने क्या किया, इसको बंद किया, इसमें पैसा नहीं लगाया, इसका पैसा नहीं लगाया, इसमें पैसा नहीं लगाया, बल्कि इन दोनों का पैसा जाके किस में लगा दिया? उसने लगा दिया भाई न्यूक्लियर वेपन में। तो जहां से ये दोनों ही चीजें इसकी क्या है, एसेट है, उसने अपने एसेट को बंद किया और अपना पैसा कहाँ लगाया? लाइबिलिटीज पे लगाना शुरू कर दिया। लाइबिलिटी क्या होती है, एक बार इसको भी देख लेते हैं। लाइबिलिटीज की बात करें तो लाइबिलिटीज वो चीजें होती है जहां पर आप पैसा लगाते हो बट वहां पे प्रॉफिट नहीं मिलता है। फॉर द एग्जाम्पल, मान लो आपने क्या किया, 1 लाख का आपने आईफोन ले लिया, तो भाई आईफोन तो ले लिया आपने 1 लाख का, चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अगले ही साल 1 ईयर क्या वो 1 लाख का जो आईफोन है क्या वो 1 लाख का रहेगा? नहीं, वो 80,000 का हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके जो प्रॉफिट बढ़ा नहीं बल्कि प्रॉफिट कम हो गया। तो ये आपके लिए एसेट नहीं कहलाएगा बल्कि ये आपके लिए कहलाएगा भाई लायबिलिटी कहलाएगा। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर यही हुआ कि आर्म रेस के चक्कर में यूएसएसआर ने क्या किया, अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी। कैसे? कि जो उसको पैसा इंडस्ट्रीज में लगाना था, एग्रीकल्चर्स में लगाना था, बल्कि वो उसने कहाँ पे लगा दिया? न्यूक्लियर वेपन्स में लगा दिया, और जिसकी वजह से लास्ट में जाकर इसको उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। तो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। तो ये भी एक रीजन माना जाता है किस चीज का, मेन सोवियत सिस्टम के ड्रॉबैक्स में। आगे इसमें क्या कहते हैं, द सोवियत यूनियन लैग्ड बिहाइंड द वेस्ट इन टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट एंड पावर। एग्जाम्पल्स के तौर पे इसमें बात कर रहे हैं। इसमें कहता है कि अब उसने ज़्यादा से ज़्यादा पैसा, मैंने आपको बताया, न्यूक्लियर वेपन्स या आर्म रेस में लगा दिया, कई सारी कंट्रीज़ को मैनेज करने के लिए लगा दिया। जैसे फॉर द एग्जांपल ईस्ट, जो मतलब कि ईस्ट यूरोप की जो सेकेंड वर्ल्ड की जो कंट्रीज़ थी, उनको फिर से स्टैंड अप या बूस्ट अप करने के लिए उसने उसमें पैसा लगाया, और कई सारी मेन लड़ाइयों में भी पैसा गया। और इन सभी की वजह से अगर हम बात करें तो यूएस जो सोवियत यूनियन था, सोवियत यूनियन क्या हो गया, अब धीरे धीरे पीछे होने लगा। किससे पीछे होने लगा? वेस्ट से होने लगा। वेस्ट क्या है भाई? वेस्ट मतलब कि मान लो ये वर्ल्ड है, तो वर्ल्ड में ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो जो वेस्ट के और पे जो कंट्रीज आती है उसको हम वेस्टर्न कंट्रीज कहते हैं या फिर वेस्ट कहते हैं। तो अब जो ये सोवियत यूनियन था धीरे धीरे पिछड़ने लगा। पिछड़ने मतलब कि पीछे होने लगा। किससे पीछे होने लगा? वेस्ट से। मतलब कि यहाँ की जो कंट्रीज थी वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में डेवलप कर रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप कर रही थी, मतलब नई नई बिल्डिंग्स बनाना, कई सारी चीज़ों में डेवलपमेंट उनकी चल रही थी। किस चीज़ में? ट्रांसपोर्ट में, पावर में। और इन सभी चीज़ों से अब सोवियत यूनियन धीरे धीरे क्या होने लगा? पिछड़ने लगा, पीछे होने लगा। ये भी क्या था? एक ड्रॉबैक था, वो भी किसका? सोवियत सिस्टम का। अगला कहते हैं अनेबल टू फुलफिल द पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एस्पिरेशंस ऑफ द सिटीजन। सबसे मोस्ट अगर हम बात करें सोवियत सिस्टम का ड्रॉबैक क्या था कि जो सोवियत सिस्टम था वो लोगों की इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रहा था। भाई कौन सी इच्छाएं होगी? एक तो पॉलिटिकल और दूसरा इकोनॉमिक। पॉलिटिकल की बात करें, जो वहाँ के सिटीजन्स थे उनको भाई कोई भी तो राइट नहीं दे रखा, ना डेमोक्रेसी का दे रखा है और ना ही राइट टू स्पीच है। तो लोगों की इच्छाएं पूरी होंगी? बिल्कुल भी नहीं होंगी। तो लोगों के अंदर क्या होगा? गुस्सा होगा। वो भी किसके लिए? यूएसएसआर के लिए, कि भाई तुम हमें कुछ बोलने की भी राइट नहीं दे रहे और ना ही तुम हमारे लिए अकाउंटेबल हो, कोई भी काम कर रहे हो अपनी मर्जी से कर रहे हो, हमें बता भी नहीं रहे। तो सिटीजन्स को गुस्सा आएगा। तो इस वजह से मेन ये भी एक ड्रॉबैक माना जाता है किस चीज़ का?
मेन सोवियत सिस्टम का। तो यहाँ पे दो तरह की लोगों की इच्छाएं पूरी नहीं होती। एस्पिरेशंस मतलब आकांक्षाएं, इच्छाएं हम कह सकते हैं, वो होता है। तो एस्पिरेशंस जैसे कि डिज़ायर, जो सिटीजन्स की डिज़ायर थी, क्या चीज़ डिज़ायर थी? पॉलिटिकल मतलब कि सेम एज इट इज़ अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल मतलब वहाँ पे लैक ऑफ डेमोक्रेसी थी, लोगों को चूज़ करने की, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज बनाने की राइट्स नहीं थे। तो ये एक उनकी एस्पिरेशन पूरी नहीं हो रही थी। सेकेंड थिंग इकोनॉमिक की बात करें तो इसमें लोग अपनी मर्जी से बिजनेस नहीं कर सकते थे और अपना बिजनेस नहीं कर सकते थे, और इसके साथ साथ में इतनी इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं थी कि हाँ बाहर किसी कंट्री के साथ अपने कनेक्शंस कर सकें। तो ये दोनों ही चीज़ें नहीं हो पा रही थी, वो भी किसकी सिटीजन्स के, यूएसएसआर की। तो ये भी एक ड्रॉबैक माना जाता है किस चीज़ का, सोवियत सिस्टम का। नेक्स्ट क्या बात करते हैं, प्रोडक्टिविटी एंड टेक्नोलॉजी फेल। अब धीरे धीरे क्या होने लगा कि प्रोडक्टिविटी जो है उनकी वो भी धीरे धीरे कम होती चली गई। मतलब जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर मैंने आपको बताया था कार से लेकर पेन तक सारी चीज़ें बनती थी, अब वो भी धीरे धीरे उनकी प्रोडक्टिविटी भी क्या हो गई, कम हो गई। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रही थी, क्योंकि सारी की सारी इन्वेस्टमेंट जहाँ जा रही थी, आर्म रेस में जा रही थी, लड़ाइयों में जा रही थी। और नेक्स्ट इसी में कहता है कि जो टेक्नोलॉजी थी वो भी क्या होगी, फेल होगी, मतलब कि गिर गई। तो यहाँ पे क्या चीज़ गिरी, एक तो प्रोडक्टिविटी कम हो गई और इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी भी कम हो गई, या फिर टेक्नोलॉजी में कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। अब प्रोडक्टिविटी का कम होने का मतलब क्या होने लगा कि मतलब जब लोगों की डिमांड तो है अब, लेकिन प्रोडक्टिविटी कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगी, शॉर्टेज होगी। अब किसी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन है वो चीज़ बहुत कम। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, फॉर द एग्जाम्पल ब्रेड की डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, अब ब्रेड खाने वाले मान लीजिए 100 लोग हैं और बनाने वाले, जैसे जो घर में जैसे कह सकते हैं ब्रेड मतलब ज़रूरी नहीं वो ब्रेड है, हम कह सकते हैं रोटी भी हो सकती है, ब्रेड भी। तो मान लीजिए खाने वाले 100 लोग हैं और बनाने वाले मात्र ओनली 2 लोग हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी तो कम है लेकिन इसका मेन खाने वाले ज़्यादा हैं या डिमांड करने वाले ज़्यादा हैं, तो क्या होगी, रोटी की ऑब्वियस सी बात है क्या होगी, शॉर्टेज होगी। तो सेम एज इट इज़ यही हुआ कि जो प्रोडक्टिविटी थी उसको कम होने की वजह से शॉर्टेज होने लगी, वो भी किसकी, कंज्यूमर गुड्स की। कंज्यूमर गुड्स मैंने आपको बताया था वो गुड्स होती है, वो चीज़ें सामान होती हैं जो कौन इस्तेमाल करता है, जो लोग कंज्यूम करते हैं। फॉर द एग्जाम्पल जो हम कंज्यूम क्या जो यूज़ करते हैं, जो कंज्यूमर्स के लिए बनाई जाती है उसको हम कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। फॉर द एग्जांपल लाइक टी, सॉल्ट, तो ये कौन सी होगी, कंज्यूमर गुड्स होगी, और भी कई सारी हो सकती है। अब इसी चीज़ की क्या होने लगी, कमी होने लगी। लास्ट पॉइंट क्या कहता है, लास्ट पॉइंट इसमें निकल के आता है, कहता है सोवियत इकोनॉमी वॉज फॉल्टरिंग इन द लेट 1970s एंड बिकेम स्टैग्नेंट्स। अब इसमें कहता है कि जो सोवियत इकोनॉमी थी वो धीरे धीरे क्या होने लगी, फॉल्टरिंग आने लगा। मतलब फॉल्ट मतलब इसमें हम कह सकते हैं कि वीक होने लगी, और इसके साथ साथ वीक कब हुई भाई, 1970s में वीक हुई, एंड बिकेम स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट मतलब क्या होता है, स्टैग्नेंट की अगर हम बात करें तो स्टैग्नेंट मतलब होता है स्टेबल। क्या होने लगा, स्टेबल। स्टेबल की अगर हम बात करते हैं तो स्टेबल मतलब होता है एक जगह स्थिर हो जाना, रुक जाना। तो इसमें यही बात कर रहा है कि अब धीरे धीरे इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करने लगा सोवियत यूनियन, तो उसकी जो इकोनॉमी थी वो एक तो फॉल्टरिंग होने लगी। फॉल्टरिंग मतलब अगर हम कह सकते हैं कि वीक होने लगी, और वीक होने के साथ साथ कब वीक होने लगी भाई, 1970s में आके वो वीक हुई और एकदम से वो क्या हो गई, स्टैग्नेंट हो गई। स्टैग्नेंट मतलब कि एकदम से रुक सी गई। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने डिस्कस की, वो भी किसमें, ड्रॉबैक्स ऑफ सोवियत सिस्टम में। तो सबसे फर्स्ट एक बार रिकॉल कर लेते हैं कौन कौन से ड्रॉबैक्स हमने देखे। तो सबसे पहले इसमें कहता है ब्यूरोक्रेटिक, बहुत ज़्यादा जो सोवियत सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक होने लगा, और इसके साथ साथ ऑथोरिटेरियन होने लगा, मतलब कि वहाँ पे जो ऑफिसर्स था उनके ज़्यादा कंट्रोल होने लगा। सेकंड ड्रॉबैक क्या था, सेकंड ड्रॉबैक इसमें ये कहता है लैंड एंड प्रोडक्टिव एसेट पे सिर्फ और सिर्फ किसका कंट्रोल था, स्टेट का कंट्रोल था। लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी, डेमोक्रेसी बिल्कुल भी नाम की कोई भी चीज़ नहीं थी, और लोगों को कोई भी स्पीच की फ्रीडम भी नहीं थी कि वो अपनी बात भी रख सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी का कंट्रोल था, और वो कौन सी थी, कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी का पूरे के पूरे जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे उन पर कंट्रोल था, और वो अनअकाउंटेबल थी, वो भी किसके लिए, लोगों के लिए। मतलब कि लोग कुछ भी कहते रहें, चिल्लाते रहें, कोई ज़रूरत नहीं है उनके जवाब देने का।
इसके साथ 15 कंट्रीज़ को मिलाकर अगर हम बात करें तो किसको बनाया था, यूएसएसआर को बनाया गया था। बट जो सबसे ज़्यादा डोमिनेंस हमें देखने को मिलता है वो किसका मिलता है, रशिया का मिलता है। अब कहता है कि भाई सोवियत यूनियन ने टाइम टू टाइम आर्म रेस हुई, किसके साथ हुई थी भाई, यूएस के साथ हुई थी। उसको टाइम टू टाइम उसने मैच तो किया, लेकिन लास्ट में जाकर उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। कैसे कि एक तो वो टेक्नोलॉजी में पीछे होने लगा और इंफ्रास्ट्रक्चर में पीछे होने लगा, ट्रांसपोर्ट में, पावर में, और वो भी किससे, वेस्टर्न कंट्रीज से। इसके साथ साथ वो लोगों की, जो वहाँ के सिटीजन्स थे, उनकी भी एस्पिरेशंस पूरा नहीं कर पा रहा था कौन, सोवियत यूनियन। और वो भी किस वे से, पॉलिटिकल वे से, और इसके साथ इकोनॉमिक वे से, मतलब कि इकोनॉमिक रूप से और पॉलिटिकल वे से वो लोगों की इच्छाओं को फुलफिल ही नहीं कर पा रहा था। इसके बाद अगला क्या आता है कि अब इन सभी की वजह से जो प्रोडक्टिविटी और टेक्नोलॉजी थी वो भी बहुत ज़्यादा कम होने लगी, इससे शॉर्टेज होने लगी, वो भी किसकी, फूड की। और लास्ट में क्या आता है, इन सभी कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से, इन सभी रिजल्ट्स की वजह से जो सोवियत इकॉनमी थी वो क्या हो गई, फॉल्टरिंग होने लगी, मतलब कि वीक पड़ गई। और वीक पड़ने कब पड़ी भाई, 1970s में पड़ गई, और उसके साथ साथ स्टैग्नेंट होने लगी, मतलब कि एकदम से स्टॉप हो गई, स्थिर हो गई। और वो भी कब हुई थी, 1970s के टाइम पे। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन सा आस्क हुआ था इसमें 2016 की बात करें तो 2016 में क्वेश्चन पूछा था, हाईलाइट द 3 पॉजिटिव एंड 3 नेगेटिव फीचर्स ऑफ द सोवियत सिस्टम, कि सोवियत सिस्टम के 3 पॉजिटिव बता दो और 3 नेगेटिव बता दो। तो नेगेटिव ये 3 है, आप इसके अकॉर्डिंग जैसे मैंने अभी डिस्कस किया आप वैसे बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट इसमें बता रखा है कि जो ब्यूरोक्रेटिक और ऑथोरिटेरियन होने लगी, लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। इसके बाद लोगों के पास डेमोक्रेसी की फ्रीडम नहीं थी, स्पीच करने की फ्रीडम नहीं थी, और इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, मतलब कि स्थिर हो गई थी उनकी इकोनॉमी। और इसके साथ साथ नेक्स्ट जो स्टेट की ट्रेजरी थी वो भी काफ़ी ख़त्म हो गई। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर जो बॉम्ब्स बनाने में, जो उनके वेपन्स बनाने में, उसमें खर्च होने लगी। और इसके साथ इकोनॉमिक बर्डन भी आने लगा, वो भी किस पे, सोवियत सिस्टम पे। तो होपफुली आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।